सुप्रभात प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है केपी सिंह हिंदी क्लासेस में। मैं केपी सिंह आज आपके लिए लाया हूँ हिंदी विषय में काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत छंद। पिछले वीडियो में हमने काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस के विषय में अध्ययन किया था। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काव्य सौंदर्य के तत्व। रस हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके, आज हम पढ़ेंगे छंद। छंद किसे कहते हैं? छंद होता क्या है? छंद देखिए, अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा गणना, यति, गति, तुक आदि से बंधी पद्य रचना को छंद कहते हैं। छंद किसे कहते हैं? पद्य की एक ऐसी रचना जिसमें अक्षर, अक्षरों की संख्या, उनका क्रम, मात्राएं, मात्राओं की गिनती, यति, यति का मतलब होता है विराम, रुकना, गति, गति का मतलब है यहाँ पर लय, प्रवाह, तुक, दो छंद के अंत में समान उच्चारण वाले शब्दों को तुक कहते हैं। इन सब से बंधी हुई पद्य रचना को छंद कहते हैं। छंद के अंग, क्या क्या अंग होते हैं छंद के? परिभाषा हमने समझ ली कि छंद होता क्या है। छंद में सुर, लय, ताल, मात्रा, मात्राओं की गिनती, यति, गति, तुक आदि से बंधी रचना को छंद कहते हैं। ये हमने जान लिया। छंद के अंग क्या होते हैं? अब उनमें जो जो चीज़ आई है उसकी परिभाषा में, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर भी कह सकते हैं। वर्ण क्या होते हैं? मुख से निकलने वाली ध्वनि, ध्वनि का मतलब जो भी हम मुंह से आवाज निकालते हैं, साउंड जो निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं। मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह को वर्ण कहते हैं। हमारे मुंह से जो भी ध्वनि निकल रही है और उस ध्वनि को लिपि में लिखने के लिए या सूचित करने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, उन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं। छंद के अंतर्गत वर्ण दो प्रकार के होते हैं, लघु और गुरु। लघु का अर्थ होता है जो छोटा हो और गुरु का अर्थ होता है जो बड़ा हो। ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द भी हैं, उल्टे हैं, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, लघु और गुरु। अब लघु वर्ण के बारे में जानते हैं। लघु वर्ण कौन से होते हैं? लघु वर्ण एक मात्रिक होता है, अर्थात लघु वर्ण की एक मात्रा काउंट की जाती है छंद के अंतर्गत। लघु वर्ण एक मात्रिक होता है। लघु वर्ण के लिए ये अंग्रेजी अक्षर का आई चिन्ह है, ये प्रयुक्त होता है। छंद में हमें लघु वर्ण बताना होगा तो उसके, वो अगर एक मात्रिक है और लघु वर्ण है तो उसके लिए हम इस चिन्ह का, इस निशान का प्रयोग करेंगे जो अंग्रेजी के आई की तरह है। समझ में आ गया? लघु वर्ण क्या होता है? लघु वर्ण एक मात्रा वाला होता है। लघु वर्ण के लिए अंग्रेजी के इस आई चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब लघु वर्ण होते कौन कौन से हैं? अ, उ, इ, रि, अ, उ, इ, रि, ये चारों लघु वर्ण हैं। इसके अलावा चंद्र बिंदु वाले वर्ण लघु माने जाते हैं, जैसे हंसना, ये चंद्र बिंदु आ गई हा के ऊपर, तो इसको भी लघु वर्ण ही माना जाएगा। इस चंद्र बिंदु के लिए अलग से मात्रा की गिनती नहीं की जाएगी।
संयुक्ताक्षर लघु माने जाते हैं। संयुक्ताक्षर आपस में जब दो अक्षर जुड़ जाते हैं, जुड़े होते हैं, एक आधा अक्षर होता है, उसके बाद पूरा अक्षर होता है, तो उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। लेकिन वो संयुक्त अक्षर भी लघु ही माने जाते हैं। जैसे ये क्या है, रक्त, तो रा एक हो गया, एक मात्रिक। अब आधा क और ता, ये दोनों क्या है, संयुक्त, लेकिन इनकी भी क्या काउंट होगी मात्रा, केवल एक ही, तो इसको भी लघु माना जाता है, संयुक्त अक्षर को भी। हलंत व्यंजन भी लघु माने जाते हैं। ये हलंत होता है माँ के नीचे जो है, इसकी भी कोई मात्रा काउंट गिनती नहीं की जाती, इसलिए ये भी लघु माना जाता है। और जितने भी लघु माने जाएंगे उनकी मात्रा कितनी होगी, एक। लघु का अर्थ ही होता है शाब्दिक अर्थ छोटा, और गुरु का शाब्दिक अर्थ बड़ा। तो लघु वर्ण ये चार है, अ, उ, ई, री। इसके अलावा इन सब की मात्राएं जब भी जो भी छंद होगा, छंद में का जो उदाहरण होगा, जब मात्राओं की हम गिनती करेंगे तो अ, उ, ई, री जहां पर भी होंगे इनकी एक ही मात्रा काउंट होगी, और उसके लिए अंग्रेजी का ये आई अक्षर बनाएंगे। इसके अलावा अगर चंद्रबिंदु वाला कोई शब्द है, वर्ण है, चंद्रबिंदु वाला वर्ण है, तो वो भी लघु माना जाएगा, उसकी भी एक मात्रा ही गिनी जाएगी। जैसे ये है हंसना, तो हा की भी एक ही मात्रा, यहाँ पर चंद्रबिंदु की अलग से कोई मात्रा नहीं आएगी। संयुक्त अक्षर वाले भी लघु माने जाएंगे, जैसे आधा क और ता, ये एक ही मात्रिक है। और हलंत व्यंजन भी लघु माने जाएंगे। माँ के नीचे जो ये तिरछी रेखा है, इसे हलंत कहते हैं, इसकी भी मात्रा नहीं गिनी जाएगी। तो ये सारे ही लघु होते हैं और इनकी एक मात्रा होती है। अब देखते हैं गुरु वर्ण। गुरु वर्ण दो मात्रिक होता है। गुरु वर्ण की दो मात्राएं गिनी जाएंगी। गुरु वर्ण के लिए अंग्रेजी के एस चिन्ह का प्रयोग होता है। ये एस चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। वो कौन कौन से हैं गुरु वर्ण? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। और इसके अलावा अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु माने जाते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? जब अक्षर के ऊपर ये जो बिंदी लगती है, इसको कहते हैं अनुस्वार। तो इसकी भी एक मात्रा अलग से काउंट होगी। आनंद लिखा हुआ है, ना की एक मात्रा, और इस अनुस्वार की भी एक मात्रा काउंट होगी। तो ये गुरु वर्ण माना जाता है। अनुस्वार युक्त वर्ण यानी कि अनुस्वार से जो युक्त हो वर्ण। तो अनुस्वार क्या है? ये बिंदी, और ये किससे युक्त है? ना से। तो इस ना की क्या माना जाएगा? गुरु वर्ण। और गुरु वर्ण है तो कितनी मात्रा होंगी? दो। ठीक है। विसर्ग वाले वर्ण गुरु माने जाते हैं। जो विसर्ग होता है संस्कृत में, ये द के बाद जो आया है विसर्ग, तो विसर्ग वाले वर्ण भी गुरु माने जाते हैं। यहाँ पर ये जो द है, ये इसकी भी, इसे गुरु वर्ण माना जाएगा, और इसकी भी कितनी मात्रा होंगी? दो। संयुक्त अक्षर से पूर्व के वर्ण गुरु माने जाते हैं। अभी पीछे हमने पढ़ा लघु, संयुक्त अक्षर क्या माने जाएंगे? लघु वर्ण। और लघु वर्ण से पहले का जो वर्ण होगा, जैसे यहाँ पर संयुक्त अक्षर क्या है? आधा श और ट, लेकिन उससे पहले जो है वो चाहे लघु हो, लेकिन वो माना क्या जाएगा? गुरु। और गुरु माना जाएगा तो उसकी कितनी मात्राएं गिनेंगे? दो। समझ में आ गया? यहाँ पे गुरु वर्ण किसे कहते हैं? गुरु वर्ण दो मात्रिक होता है। गुरु वर्ण के लिए अंग्रेजी के एस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। गुरु वर्ण कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इसके अलावा अनुस्वार वाले वर्ण गुरु माने जाएंगे, विसर्ग वाले वर्ण गुरु माने जाएंगे, और संयुक्त अक्षर से पहले का वर्ण गुरु माना जाएगा। इसके बाद है एक अंग छंद का मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? वर्ण के उच्चारण में, उच्चारण का मतलब उस वर्ण को जब हम बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, उसे कहते हैं उच्चारण। वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। लघु वर्ण की एक मात्रा मानी जाती है। गुरु वर्ण के उच्चारण में उससे दोगुना समय लगता है। किससे? लघु वाले से। गुरु वर्ण के उच्चारण में उससे दोगुना समय लगता है, अतः उसकी दो मात्राएं मानी जाती हैं। यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको।
मात्रा क्या है? वर्ण के उच्चारण में किसी वर्ण को हम बोलते हैं तो उसमें जितना समय लग रहा है उसे मात्रा कहते हैं। लघु वर्ण जो होते हैं उनकी एक मात्रा मानी जाती है, और गुरु वर्ण को बोलने में लघु वर्ण के अपेक्षा दुगना समय लगता है, इसीलिए उसकी 2 मात्राएं मानी जाती है। फिर एक अंग है यति। छंद के प्रत्येक चरण में उच्चारण करते समय मध्य या अंत में जो विराम होता है उसे यति कहते हैं। विराम का अर्थ होता है थोड़ा सा रुकना, ठहरना। तो छंद के प्रत्येक चरण होते हैं। पिछली 9वीं कक्षा में आपने पढ़े होंगे छंद, रस, छंद, अलंकार, तो इतना पता है आप लोगों को। तो छंद के प्रत्येक चरण में उच्चारण करते समय उस चरण के बीच में या उस चरण के अंत में जो हम थोड़ा सा ठहरते हैं, विराम, रुकते हैं, विश्राम करते हैं, उसे ही यति कहते हैं। यति का शाब्दिक अर्थ कह सकते हो रुकना। फिर एक चरण। छंद में प्राय 4 पंक्तियां होती हैं। छंद की एक पंक्ति को चरण कहा जाता है। छंद में प्राय 4 पंक्तियां होती हैं। छंद की एक पंक्ति को चरण कहा जाता है। पहले तथा तीसरे चरण को विषम चरण तथा दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। छंद में 4 पंक्ति होंगी, 4 लाइन होंगी, और छंद की हर एक पंक्ति को चरण कहा जाता है। हम पंक्ति ना कहके छंद में उसे चरण कहते हैं। 4 चरण, 2 चरण, इस तरीके से। और पहले और तीसरे चरण को क्या कहते हैं? विषम चरण। तथा दूसरे और चौथे चरण को क्या कहते हैं? सम चरण। अगला है अंग गति। छंद की एक लय होती है जिसे गति या प्रवाह भी कहते हैं। छंद क्या है? बताया अभी आपको कि सुर, लय, ताल, मात्राओं की गणना, अक्षर, अक्षरों की संख्या, क्रम, तुक, इन सब से बंधी रचना को छंद कहते हैं। जैसे कोई गीत हुआ, कोई कविता हुई, ये सब क्या है? छंद है। और इनको जब पढ़ते हैं तो उनमें एक कहीं पे रुकना भी होता है, कहीं पे बहुत लंबा स्वर खींचना होता है, कहीं पे एक अच्छा प्रभाव होता है, तो वो सब क्या है? गति। फिर है तुक। तुक क्या है? चरण के अंत में समान उच्चारित शब्दों का प्रयोग होता है, उसे ही तुक कहते हैं। किसी भी छंद के चरण के अंत में समान उच्चारण वाले शब्द होते हैं, जैसे तेरा, मेरा, हारी, दुखारी, अंत, कंत। तो ये जो साउंड निकल रही है एक जैसी, समान उच्चारण वाले, समान उच्चारित शब्दों का प्रयोग होता है, उसे तुक कहते हैं। फिर एक चीज है सममात्रिक। सममात्रिक। छंद के प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं तो उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। मान लीजिए छंद में 4 चरण हैं और हर चरण में ही 16, 16, 16, 16 मात्राएं होती। जैसे आपने पिछली 9वीं कक्षा में पढ़ा था चौपाई छंद, उसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं थी? 16, 16 मात्राएं। यानी कि पूरे चरण में जब एक समान मात्राएं होती हैं तो ऐसे छंद को क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद, यानी कि समान मात्राओं वाला छंद। दूसरा होता है अर्ध सममात्रिक। अर्ध का मतलब होता है आधा, सममात्रिक समान मात्राओं वाला छंद। ये था सममात्रिक, यह है अर्ध सममात्रिक, यानी कि ये समान मात्राओं वाला छंद और यह है आधा समान मात्राओं वाला छंद। जिस छंद के प्रत्येक आधे चरण में समान मात्राएं होती हैं उसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। यहाँ पर एक चरण होगा तो उसके आधे में एक जैसी मात्रा होंगी, आधे में एक होंगी, ऐसी उसके दूसरे चरण में होगा, ऐसी तीसरे में, ऐसी चौथे में। तो आधा समान मात्राओं वाला क्या कहलाएगा? अर्ध सममात्रिक। और पूरा समान मात्राओं वाला क्या कहलाएगा? सममात्रिक। तो बच्चों आपके पाठ्यक्रम में इस वर्ष 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में हिंदी विषय के अंतर्गत निर्धारित छंद जो हैं वो ये 2 छंद हैं, सोरठा और रोला। केवल 2 छंद, सोरठा, रोला। तो आज हम इन्हीं के विषय में पढ़ेंगे।
आपकी बोर्ड की परीक्षा में ये काव्य सौंदर्य के तत्व 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर के रस, 2 नंबर के छंद और 2 नंबर के अलंकार। और वहां पर केवल ये सोरठा और रोला, इनकी आपको केवल परिभाषा लिखनी है और उदाहरण लिखना है। इसके अलावा जो आपको ये अभी पूर्व में समझाया गया ये कुछ नहीं आता, लेकिन चीज़ें अच्छे से समझ में आपको आ जाएं, इसलिए क्या क्या चीज़ है, उसका बेसिक क्या है, वो सब आपको समझाया जा रहा है। तो अब आप और ध्यान से देखें, आपके पाठ्यक्रम में यही 2 निर्धारित छंद हैं, सोरठा और रोला। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सोरठा के बारे में। इसकी परिभाषा क्या है? यह अर्ध सममात्रिक छंद है। अभी बताया अर्ध सममात्रिक क्या होता है, आधा समान मात्राओं वाला छंद। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। पिछली कक्षा में आपने दोहा पढ़ा था, तो दोहे में क्या था, पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11। तो ये उसका जस्ट उल्टा है। इसके पहले और तीसरे में कितनी है, 11-11, और दूसरे और चौथे में कितनी है, 13-13 मात्राएं। बड़ी साधारण सी परिभाषा है सोरठा। यह अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए। कुंद इंदु समदेहे उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेहे करहूं कृपा मर्दन मयन। पुनः सुन लीजिए। कुंद इंदु समदेहे उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेहे करहूं कृपा मर्दन मयन। अब आप इनकी मात्राओं को चढ़ाना भी सीख लीजिए। पहले सबके बारे में बता ही दिया है। अब देखिए ये क्या है, क, उस पर कौन सी मात्रा है, छोटे ओ की, अ उ, री, अ उ ई री। ये 4 थे लघु, तो ये मात्रा चढ़ गई, तो ये लघु ही है। तो लघु की कितनी मात्रा, 1। लेकिन इसके ऊपर क्या है, अनुस्वार। तो जब अनुस्वार लग जाता है, अनुस्वार युक्त कोई वर्ण होता है, तो वो क्या माना जाता है, गुरु। तो गुरु की कितनी मात्रा, 2। और 2 मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह, ये अंग्रेजी का एस। तो इसकी 2, दा है, इसकी 1, ऐसी ई और ऊपर अनुस्वार है तो 2, दा है लेकिन ऊ की मात्रा है, ऊ क्या है, लघु, तो 1, ये 1, ये 1, ये है दे। ए क्या था, गुरु वर्ण, आ ई उ री ए ओ औ। तो ए की 2, हा की 1, उ की 1, माँ। अब आ गया ना आ नहीं है, माँ के साथ आ की मात्रा, आ, इसको उच्चारण में ज़्यादा समय लग रहा है, तो ये क्या है, गुरुवर्ण, तो इसकी 2। रमन, इसकी 1-1 मात्रा, क की 1, रु, इसमें भी छोटा ऊ है तो इसीलिए 1, ना आ गया तो इसमें 2, अयन तो 1-1। ऐसे इसकी है, जा, आ रखा है तो 2, छोटी ई आ रही है यहाँ पे तो 1, दी, ई, यहाँ बड़ी ई की मात्रा है तो 2, ना लघु, पर लघु लघु, ने गुरु तो 2, हा 1, कर हूँ 1-1, क्री, री आ गया तो 1, पा आ गया तो 2, माँ। अब देखो ये माँ जो है ये 1 होना चाहिए था, इस पर कोई मात्रा नहीं है, लेकिन इसके बाद क्या है, संयुक्त अक्षर रा और द, आधा रा और द, तो संयुक्त अक्षर की तो 1 ही मानी जाएगी, लघु माने जाते हैं। लेकिन संयुक्त अक्षर से पहले जो वर्ण होता है वो गुरु माना जाता है, तो इसीलिए इस माँ की 2 मात्राएं आई, ना की 1, माँ या न 1-1-1। मात्राओं की अब गिनती भी कर लेते हैं। क्या था इसकी परिभाषा, सोरठा का उदाहरण है ये। यह अर्धसममात्रिक छंद है।
अच्छा, अर्ध सममात्रिक जो आधा समान मात्राओं वाला छंद होता है उसमें प्रत्येक चरण के बीच में कॉमा जरूर आता है। तो इसमें 4 चरण क्या उनसे हुए, यहाँ से लेके इस कॉमे तक क्या है, ये पहला चरण, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तीसरा, और यहाँ से लेके यहाँ तक चौथा। 1 2 3 4 चरण है। अर्ध सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। अब मात्राएं भी हम गिनती कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कॉमा लगा हुआ है पहला चरण, तो पहले चरण में कितनी हो गई, 11। ऐसी तीसरे चरण में भी कितनी होंगी, पहले और तीसरे में 11। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा और चौथा चरण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी होनी चाहिए दूसरे चरण में, 13। ऐसी चौथे में भी कितनी होनी चाहिए, 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो क्लियर है, जो परिभाषा थी उसी के अनुसार हमारा ये उदाहरण है। पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी, 11-11 मात्राएं। दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी, 13-13 मात्राएं। अर्ध सममात्रिक छंद है, क्योंकि कॉमा लग गया है चरण के बीच में, तो आधा समान मात्रा, आधा ये हो गया ना, ये एक चरण है मान लो, तो आधा चरण ये, आधा ये, तो आधे आधे में समान हुई ना पहले और तीसरे में, तो इसीलिए अर्ध सममात्रिक छंद है। 4 चरण, सभी छंदों में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। अगला देखते हैं आपका रोला। दूसरा छंद है आपके पाठ्यक्रम में रोला। यह इसकी परिभाषा देखते हैं। यह सममात्रिक छंद है। सोरठा कैसा था, अर्ध सममात्रिक, आधा समान मात्राओं वाला, लेकिन ये क्या है, समान मात्राओं वाला। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, सभी में 4 होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अब 4 चरण हैं, चारों समान मात्राओं वाला है, सममात्रिक छंद है, तो चारों चरण में कितनी मात्राएं हैं, 24 मात्राएं होंगी चारों चरण में। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यति का अभी क्या मतलब बताया था, रुकना, थोड़ी देर ठहरना। जब हम पढ़ते हैं उसे बोलते हैं, एक लय में पढ़ते हैं, तो हमें 11 मात्राओं पे थोड़ा सा सांस लेना, थोड़ा सा रुकना है। तो 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। रोला यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। उदाहरण देखते हैं इसका। नित नव लीला ललित ठानी गोलोक अजीर में, रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। पुनः देखिए, नित नव लीला ललित ठानी गोलोक अजीर में, रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। नित नव लीला ललित ठानी गोलोक अजीर में, रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। मात्राएं भी देख लीजिए एक बार। नि, ई, नि लघु तो 1, ताकि 1, ना व 1-1, ली इसमें क्या, बड़ी, बड़ी क्या होती है, गुरु वर्ण। गुरु की क्या है, 2 मात्राएं। ला आ, इसकी भी 2। ला की 1, ली 1, त 1, ठा आ गया तो 2, नी 1, गो ओ तो 2, लो इसमें भी ओ आ गया 2, का की 1, आ की 1, जी ई आया है, लघु है तो 1, रा की 1, में इसकी 2, गुरु वर्ण है। ऐसी इसमें देख लीजिए, रामत 1-1, रा गुरु वर्ण, धी लघु, का गुरु, स और अनुस्वार है ऊपर इसीलिए गुरु वर्ण 2, ग की 1, रा गुरु वर्ण 2, स की 1,
रा की एक, सा की एक, रंग। अब देखिए फिर अनुस्वार है ऊपर, इसीलिए रा की दो, गुरु वर्ण हो गया ये। गा की एक, रू की एक, ची ई की एक, रा की एक और मे की दो। अब हम गिनती कर लेते हैं। रोला में कितनी मात्राएं होनी चाहिए प्रत्येक चरण में? 24। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हैं पूरी। दूसरी लाइन में भी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो दोनों चरण में 24 मात्रा है, प्रत्येक चरण में 24 होनी चाहिए। अब जो यति वाली बात आ रही थी कि 11 और 13 पर यति होनी चाहिए, तो 11 मात्रा कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि यहाँ कोई कॉमा नहीं है क्योंकि ये तो सम्मात्रिक छंद है। लेकिन पढ़ते हुए हमें यहाँ थोड़ा सा सांस लेना है, यहाँ यति करनी है। नित नव लीला ललित ठानी गोलोक अजीर में, तो यहाँ हम थोड़ा सा रुके, यहाँ हमने थोड़ा सा विश्राम लिया हल्का सा, उसी को कहते हैं यति। और फिर 13 के बाद यति, तो 11 और 13 के बाद यति होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ संग तक ही लिखना है। रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में, फिर 13 के बाद। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को अपनी कॉपी में दोनों छंद की परिभाषा और दोनों छंद के उदाहरण लिखने हैं, और वो परिभाषा और उदाहरण बहुत अच्छे से आपके याद हो, क्योंकि सिर्फ ये दो परिभाषा और उदाहरण याद करने से ही आपके बोर्ड की परीक्षा में 2 नंबर पक्के आ जाएंगे। तो वो आप आज ही पक्के कर सकते हो। 2 नंबर रस के, 2 नंबर छंद के, और अब अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे अलंकार, 2 नंबर अलंकार के। सिर्फ ये आपके समझाने के लिए थी सारी चीज़ें, वरना आपको काम केवल यहीं से करना है। आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित छंद 2 ही हैं, सोरठा और रोला। आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए काव्य सौंदर्य के तत्व, अगली लाइन में लिखिए छंद, और उसके बाद लिखिए सोरठा और रोला, और सोरठा की फिर लिखिए परिभाषा, और फिर लिखिए सोरठा का उदाहरण, फिर लाइन छोड़ के लिखिए रोला की परिभाषा, और फिर लिखिए रोला का उदाहरण। और ये दोनों परिभाषा और दोनों उदाहरण आपको याद भी हो जाने चाहिए। आपको मात्रा चढ़ानी आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो इस वीडियो को आप फिर से देख लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें समझा दी गई हैं। किसको यति कहते हैं, किसको गति कहते हैं, चरण किसे कहते हैं, सम्मात्रिक क्या होता है, अर्ध सम्मात्रिक क्या होता है, विषम चरण किसे कहते हैं, सम चरण किसे कहते हैं, मात्राएं कैसे गिनती जाती हैं, गुरु वर्ण कौन कौन से होते हैं, 2 मात्राएं किस पे चढ़ेंगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने समझा दी। जैसे गुरु वर्ण केवल ये हैं, इसके अलावा हम 2 मात्रा कहाँ चढ़ा सकते हैं? अनुस्वार युक्त वाले वर्ण पे, विसर्ग वाले वर्ण पे, और संयुक्ताक्षर से पहले वाले वर्ण पे। ऐसी लघु मात्रा हम कहाँ चढ़ा सकते हैं? केवल इन 4 वर्ण पे। इसके अलावा चंद्र बिंदु हो तो उन वर्णों पे, संयुक्त अक्षर जो हो उन पे, और हलंत व्यंजन हो तो उन पे। तो इसमें सब कुछ समझा दिया गया है। तो आपको केवल इतना काम करना है। अगले वीडियो में मिलते हैं अलंकार के साथ।